नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा आज हम नीतीश कुमार पर केंद्रित करेंगे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, एनडीए के नेता, और यह बात तय है कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। तेजस्वी यादव हराने की कोशिश करेंगे, इंडिया ब्लॉक के नेता होंगे। प्रशांत किशोर कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाते हैं, यह देखने की बात होगी। तो नीतीश कुमार के सफर की चर्चा आज हम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार कैसे लालू यादव के साथ थे, कैसे लालू यादव से अलग हुए, फिर उन्होंने जंगल राज के खिलाफ कैसे संघर्ष किया, सुशासन बाबू कैसे बने और आगे समीकरण बाबू कैसे बन गए, और इसके बाद अब तो यह कहा जाता है कि उन्होंने कुर्सी में फेविकॉल चिपका ली है, उससे हटना ही नहीं चाहते। उम्र भी हो गई है। यदि उनके नेतृत्व में भी एनडीए लड़ रहा है, आगे क्या खटपट होगी या क्या समीकरण बनेंगे, क्या स्थिति परिस्थिति पैदा होगी, सेहत की क्या स्थिति रहेगी, यह सब देखने की बात होगी। तो सुशासन बाबू से समीकरण बाबू, और आगे देखिए अंतिम पारी ही होगी, उनके नेतृत्व में एनडीए लड़ रहा होगा, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर वह पहुंच गए हैं। तो नीतीश कुमार के जीवन चक्र में परिवर्तन, और जो बात कहते हैं आप बार बार, इधर हमने देखा कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वे भी आपकी बात को दोहराने लगे कि भाई नीतीश कुमार जब लड़खड़ाते हैं लोग उनकी ऑब्ituary लिख देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर कैसे खड़ा होते हैं, यह मिसाल और मसाल तो सामने ही है। और देखिए मसाल भी कभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, फिर तीर उनके साथ जुड़ा, लेकिन आगे तीर कितना चलेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी को मुझसे डर लगता है। और सच में बिहार में सबसे मजबूत विपक्ष और सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी राजद ही है। इधर के दिनों में हंगामा खड़ा हो गया उनके आवास को लेकर, जो डिप्टी सीएम के रूप में उन्हें आवंटित किया गया था और अब खाली किया गया है, कि वहां से क्या क्या गायब हो गया, क्या नहीं हो गया, इस पर अलग बवाल है। लेकिन नीतीश कुमार का सफर, सुशासन बाबू, या ये कहें संघर्ष बाबू, सुशासन बाबू, समीकरण बाबू, और आगे कौन से बाबू, इस पर आज हम लोग चर्चा करें। अजीत जी, देखिए, नीतीश कुमार को एक इस तरह से इसके तौर पर समझना चाहिए, एक एनिग्मा के तौर पर। एनिग्मा जो है वो मतलब बड़े पेचीदा व्यक्तित्व है। कोई भी बहुत पेचीदगी वाली चीज हो, एनिग्मा उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये नीतीश कुमार एक एनिग्मा की तरह है। उनको सुलझाना, उनकी गुत्थी सुलझाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जो लालू यादव ने कहा ही जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि नीतीश कुमार के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है और किस वक्त फैसला कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं। वही जो लालू प्रसाद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि उनके पेट में दांत है, अब कहने का उनका वो आशय, लालू यादव से ज्यादा बेहतर नीतीश कुमार को कौन समझता है। दोनों ने एक साथ संघर्ष शुरू किया, उसमें लालू यादव को मंजिल पहले मिल गई। लालू यादव 1977 की लहर में जीत करके एमपी हो गए, और नीतीश कुमार को बहुत इंतजार करना पड़ा, उसके बाद काफी इंतजार करना पड़ा। वो विधानसभा का चुनाव भी 2 बार हारने के बाद तब एमएलए बने थे पहली बार। और हम सब लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री के लिए भी उनका संघर्ष कितना लंबा रहा था। 1995 का चुनाव आप देखिए, 2000 का देखिए, 2000 की जनवरी का चुनाव देखिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 3 बार संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के फाइनली मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। विधायक बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, तब विधानसभा की कुर्सी मिली। तो ऐसा लग रहा है कि अब उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो अब वो किसी तरह से हटना नहीं है। वहां आप उस पर बैठ गए हैं तो अब बैठे रहना है, और जीवन पर्यंत उसी पर बैठे रहना है, कुर्सी पर ही जाना है। ये भी एक माइंडसेट होता है नेता का। नीतीश कुमार ही नहीं, मैक्सिमम नेता इस माइंडसेट में आ गए हैं अब आजकल पूरे देश में। ये नेता की जिस पद पर बैठे हैं, और हमने पहली बार ये सुना था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे और 2004 का चुनाव लड़ रहे थे, तो देश के सबसे बड़े ज्योतिष उन दिनों के जो थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पद पर रहते हुए ही निधन होगा वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए आपने भी सुना होगा कि पद पर रहते हुए ही जाएंगे, लेकिन 2004 के मई में हट गए, और उसके बाद 10 साल रहे। बड़ी तबीयत खराब रही, लेकिन वो उसके बाद 10 साल रहे, तो 10 साल बिना पद के रहना पड़ा। लेकिन चाह तो वो भी रहे होंगे कि पद पर ही जाए। तो वैसी नीतीश कुमार की भी चाहना है। और हमको बड़ी हैरानी होती है ज्ञानेश्वर जी, जब हम इस तरह के समाजवादी विचार के लोगों को, खासतौर से
अटल बिहारी वाजपेयी हो या नीतीश कुमार हो, बड़ी समानता देखते हैं। देखिए दोनों का जीवन बड़ा सरल रहा, दोनों की कोई बड़ी चाहना नहीं रही कि बड़े आलीशान घर में रहे, बड़े आलीशान लेविश स्टाइल में जीवन जिए, परिवार के लोगों को आगे बढ़ाए, नेता बनाए, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए, ये नहीं रहा है। जी। नीतीश कुमार का भी नहीं रहा, अटल बिहारी वाजपेयी का भी नहीं रहा। उनके हालांकि हम्म, जो दत्तक पुत्री के हस्बैंड थे, उनके दत्तक दामाद, उन्होंने बड़ी संपत्ति खड़ी की, लेकिन हम्म, ऐसा कभी उस तरह की चीजें नहीं सुनने को मिली। इसके बावजूद पद पर बने रहने का मोह है, सत्ता का मोह है जो छूट नहीं रहा है। भाई बिल्कुल। आप अब सत्ता में रह के क्या कर रहे हैं? आप हम्म, बिहार के लिए कौन सा, बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए आपके पास क्या योजना है, आपके पास क्या रोड मैप है, उनके लिए आपके पास क्या ऐसी चीज है जो आप देना चाहते हैं अगले कार्यकाल में अपने, जो अभी तक आपने नहीं जी। दिया? 20 साल का आपका हम्म, कार्यकाल रहा, आपने नहीं दिया। आप क्या है जो अभी तक नहीं दिया है जो अब आप देना चाहते हैं? अब आपके दिमाग में, आपके आइडिया में है? भाई आप कितने समय मुख्यमंत्री रहे, इस बात का कोई मैटर नहीं करता। हम पहले भी एक बार कह चुके हैं कि आज पवन चामलिंग किसी को याद नहीं है। उनकी पार्टी का बिल्कुल। एक एमएलए नहीं जीता, सिंगल एक एमएलए जीता था, वो भी शामिल हो गया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में, जो प्रेम सिंह तमांग की पार्टी में, गोले की पार्टी में। जो हम्म, व्यक्ति 30 साल तक मुख्यमंत्री रहा, उसका एक भी एमएलए नहीं, वो खुद भी एमएलए का चुनाव हार गया, एक भी एमएलए नहीं है उनका। तो आपका क्या मतलब हुआ इतने वर्षों तक आप मुख्यमंत्री रहे? ये लोग जिसको आइडलाइज करते हैं, लालू यादव या नीतीश कुमार, वो राम मनोहर लोहिया है। सिर्फ एक बार जी। एमपी का चुनाव जीते थे, बाई इलेक्शन वो भी जीते थे। वो बिल्कुल। उसके पहले नहीं जीते, और एक बार बाई इलेक्शन जीते, उसके बाद उनका निधन हो गया। 2-2.5 साल एमपी रहे, टोटल 2-2.5 साल एमपी रहे। हम्म, लेकिन आज पूरे देश में जो गांधी के समानांतर एक दूसरी विचार की चर्चा होती है, वो लोहिया का विचार है। किशन हम्म, पटनायक जो समाजवादी जन परिषद के संस्थापक थे, योगेंद्र यादव और तमाम लोगों के गुरु रहे, इस देश के सबसे जो साफ सुथरा समाजवादी नेता, वो भी 2-2.5 साल ही एमपी रहे थे। कर्पूरी हम्म, ठाकुर 2.5 साल ही मुख्यमंत्री रहे थे। आज पूरे देश में कर्पूरी फार्मूले की चर्चा होती है, हर आदमी को कर्पूरी ठाकुर के लाइन पर चलना होता है। तो भाई बिल्कुल। आप 20 साल रहे, तो अब आपने क्या ऐसा किया है जिसके लिए आपको याद किया जाएगा? 5 साल के बाद तो लोग भूल जाएंगे। आप नीतीश कुमार का एक ही टर्म याद किया जाएगा, ज्ञानेश्वर जी, 2005 से 2010 का, और जी। उससे ज्यादा याद की जाएगी उनकी लड़ाई, उनका हम्म, संघर्ष। बिहार में लालू यादव की सत्ता को खत्म करने के लिए जो उन्होंने काम किया, जो जंगल राज समाप्त करने के लिए जो उनकी स्ट्रेटजी थी, जो उन्होंने मेहनत की, जो संघर्ष किया, जो रणनीति बिल्कुल। बनाई अपनी, उसके हम्म, लिए याद किया जाएगा, उसको ज्यादा याद किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका 5 साल का कार्यकाल याद किया जाएगा, और उससे ज्यादा याद किया जाएगा उनका रेल मंत्री का कार्यकाल, जब उन्होंने रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई नई योजनाएं लेकर के आए थे, और उन्होंने उसको मजबूत किया था। इन चीजों के लिए याद किए जाएंगे। 2010 के बाद जो वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें कुछ भी याद करने लायक नहीं। हम लोग या बिहार के लोग सिर्फ इस बात पर संतोष कर सकते हैं कि लालू यादव को फिर से सत्ता में आने से रोका उन्होंने। ये एक जी। बात बिहार के लोगों को जो लगता है कि जंगल राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, तो इस भय से एक मुक्ति दिलाई उन्होंने, और वो पद पर रहे, तो और उनके रहते फिर लालू यादव की सत्ता में उस हम्म, तरह से वापसी नहीं हुई, अकेले नहीं हुई। सत्ता तो लालू यादव को फिर बिल्कुल। से दोबारा नीतीश कुमार ने सत्ता का स्वाद चखाया, तेजस्वी यादव को, हम्म, जी। लेकिन वैसे उनकी सत्ता में वापसी आरजेडी की नहीं हुई, जैसे 2005 के पहले अनइंटरप्टेड जो सत्ता थी, एक पार्टी की, एक व्यक्ति की, हम्म, वो नहीं हो सका। तो इसके लिए नीतीश कुमार ज्यादा याद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर अब कोई नई चीज वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई नया योगदान नहीं दे पा रहे हैं बिहार के विकास में। बिहार के 14 करोड़ लोगों का जीवन बदलने के लिए उनके पास ऐसा लगता है कि कोई आइडिया नहीं है। वो अपनी एक छाया मात्र रह गए हैं। अब वो छाया मात्र है नीतीश कुमार की, जो कुर्सी पर बैठी हुई है, और उनके नाम से, इकबाल से, प्रताप से दूसरे लोग सरकार चला रहे हैं। सरकार नहीं, आपको उसी में क्यों अपना ऐसा काम काज लगता है करेगी। अजीत जी, आपको क्यों ऐसा लगता है? देखिए देखिए, हम नीतीश जी का कैनवास देखते हैं तो बड़ा कैनवास रहा। दिल्ली भी गए वो, और दिल्ली में हुए कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, सरफेस ट्रांसपोर्ट के रहे, एग्रीकल्चर में भी रहे। लेकिन कहाँ उनका विजन चला गया जो कह रहे हैं कि 2010 के बाद वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस मुख्यमंत्री बने हुए हैं और सुशासन बाबू से समीकरण बाबू बन गए हैं, और आगे की स्थितियां परिस्थितियां क्या होगा पता नहीं। देखिए, बिहार में लोग जो पॉलिटिकल पंडित हैं वह कहते हैं कि यदि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में सीधी लड़ाई हो तो शायद यह भी संभव है कि नीतीश कुमार जिस अवस्था में रहे वे फिर से जीत कर आएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव यह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरजेडी का दायरा छोटा हो गया था, केवल मुस्लिम यादव की बात कही जा रही थी, अब हमने मल्लाह को जोड़ा है, अब हमने कुशवाहा को जोड़ा है, और आगे हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहाँ ठहर गए, क्यों ठहर गए, जिसके कारण वह कोई नया विजन नहीं दे पा रहे हैं और बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। आंकड़ों की हम बात नहीं करें, आंकड़ों में तो बिल्कुल। बिहार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है।
बिल्कुल। तो अभी अब 2 इसमें इसमें 2 बातें हैं जो आपने कही, इसको 2 जी, अलग हिस्सों में हम लोग बात करेंगे। पहला, जी, तो ऐसा क्या हो गया कि जो ठहर गया? और जी, दूसरा, तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार और बीजेपी। इस जी, समीकरण पर हम लोग मतलब बाद में आएँगे। पहले कहाँ हुँ, ठहर गया? बिहार 2010 में ठहर गया ज्ञानेश्वर जी। जी, 2005 का जो चुनाव था नीतीश कुमार का, वो तो संघर्ष का चुनाव था। वो लगातार बिल्कुल, लड़ते आ रहे थे कि बिहार में जंगल राज है, उसको बदलना है। और आपको पता है, जो मैं अटल बिहारी वाजपेयी ने बयान दिया था, वो एक अपहरण हुआ था और उसके बाद जो है किसलय कहाँ है, इसलिए अपहरण का, जी, बयान था। और वो 2005 में सत्ता बदल गई। 2005 तक उनका हुँ, संघर्ष का समय था। हमने कहा कि उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे नीतीश कुमार, कि कैसे बिना एक सामाजिक आधार के, बिना किसी वोट आधार के, किस तरह से इस तरह से बिहार के लोगों को एकजुट किया जाता है कि लोग आपके साथ आ जाएं और आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। तो ये बिल्कुल, उसके लिए याद किया जाएगा, जो उन्होंने गठबंधन बनाए थे, जिस तरह से उन्होंने आरएसएस को, बीजेपी को, सबको तैयार किया था अपने साथ चलने के लिए। तो एक वो फेज था जब 2005 में वो बने, तो जंगल राज बदलना था उनका। अपेक्षाकृत युवा थे और एक आइडियलिस्ट थे। उन्होंने उसके थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने देखा था कैसे आइडियलिस्ट रेल मंत्री थे, कि उन्होंने रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था नीतीश इस्तीफा कुमार दे ने। दिया, जी, वो जी, वीडियो क्लिप आज भी लोग शेयर करते हैं और लोग पूछते हैं कि ये नीतीश कुमार कहाँ चले गए। तो हुँ, एक वो आइडियलिस्ट यूथ के युवा के तौर पर वो आए, एक आइडियलिस्ट लीडर के तौर पर, और मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने हुँ, जो वादे किए थे बिहार के लोगों से, वो वादे पूरे करने शुरू किए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सबसे पहले कंट्रोल किया, कानून व्यवस्था सुधारी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया। जितने गैंगस्टर्स थे, हर जिले में गैंग चलते थे और गैंगवार होता था, रंगदारी वसूली जाती थी, अपहरण का उद्योग चल रहा था, सब उन्होंने बंद करा दिया। सारा बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म करा दिया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। उनकी पोशाक योजना हो, उनकी साइकिल योजना हो, उन महिलाओं को लोकल बॉडीज के इलेक्शन में आरक्षण देना हो, ये सब याद करिए, ये सब 2005 से 2010 का के बीच का है। जी, उन्होंने उसी समय, आप याद, ये जो शिक्षा मित्र की बहाली हो, ये सब उसी समय उन्होंने शुरू किया। हुँ, सारी चीजें उन्होंने, जो भी योजनाएं जिनसे आज बिहार में थोड़ी बहुत जो चीजें दिख रही हैं, वो उनके 2005 से 2010 के कार्यकाल की। जब 2010 का चुनाव आया, और तब नीतीश कुमार और बीजेपी का समीकरण इतना मजबूत था, लोगों ने इस तरह से उनको वोट किया। 116 सीटें बिल्कुल, अकेले जेडीयू को आई, 143 लड़के, और 100 सीट लड़के, 91 सीटें बीजेपी ने जीती। टोटल हुँ, 206 सीटें, 206 सीट एनडीए को 206 मिली। सीट, 206 सीट, हुँ, और 22 सीट पर सिमट गई आरजेडी। यहाँ जी, आकर के नीतीश कुमार इसी में फ्रीज हो गया। नीतीश कुमार का जो पूरी पॉलिटिक्स है, वो सब कुछ इसी पर आकर के फ्रीज हो गया। उनको हुँ, ये पता चल गया कि अब हमारा समीकरण इतना मजबूत हो गया है, और हमने ऐसी छवि गढ़ दी है लालू यादव की और अपनी, कि अब इसके बाद हमारे बरक्स कोई लालू यादव को नहीं लाना चाहेगा। बिहार के बिल्कुल, लोग अब नहीं ले आएंगे। इस धारणा हुँ, में वो बंध गए, अपने इस लूप में फंस गए। और लूप हुँ, उनका ऐसा बना कि उस लूप को तोड़ करके वो निकल ही नहीं पाए। यहीं से उनका समीकरण बाबू वाला अवतार शुरू होता है। उन्होंने जी, समझ लिया कि बिहार में अगर सामाजिक समीकरण हम ठीक कर लेते हैं, तो फिर हुँ, उसके बाद चुनाव जीतना बहुत आसान है। और पूरे 1994 से जो उन्होंने शुरू किया था कैंपेन, वो पिनेकल पर था, अपने शिखर पर पहुंच गया 2010 आते आते। ये इस्टेब्लिश्ड हो गया कि लालू यादव का मतलब यादव है, मुसलमान है। एमवाई समीकरण ही जी, लालू यादव के पास है, और हुँ, अब हर आदमी उसके खिलाफ वोट करेगा। तो ये बिल्कुल, चीजें जैसे ही स्टैब्लिश हुई, देखिए आज यही हरियाणा में हुआ कि जाट और हुँ, गैर जाट की पॉलिटिक्स अगर स्टैब्लिश हो गई, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं है वहां जाट सीएम बनने की या जाट को चुनाव जीतने की। जी, गैर जाट इतनी इतनी बड़ी आबादी है कि हुँ, आप 26% आबादी कुछ नहीं कर सकती। उसमें 7% बिल्कुल, मुसलमान जोड़ दो तो 33% हो जाएगा। और सेम हुँ, बिहार में है कि आप मुसलमान जोड़ दीजिए 16-17% और 14% यादव जोड़ दीजिए, 31-32% का अपना समीकरण लेकर के बैठे रहिए। तो इस समीकरण के खिलाफ एक बड़ा सामाजिक समीकरण बना दिया, एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग कर दी नीतीश कुमार ने, और अपनी जीत पक्की कर ली। जीत की जैसे ही गारंटी हो गई, वैसे ही उन्होंने काम के बारे में सोचना, कुछ किसी नए आइडिया के बारे में सोचना, ये सब करना बंद कर दिया। हुँ, आप देखिए कौन सरकार चला रहा था, किस तरह से सरकार चल रही थी 2010 से अभी तक 2024 तक, किस तरह से सरकार चली है 14 साल। रूटीन का काम छोड़ करके, कि सरकार को जो जो टैक्स आ रहे हैं वो लेने हैं, भारत सरकार से टैक्स का हिस्सा लेना है, अपने कर्मचारियों को बिल्कुल, वेतन पेंशन देना है, बस। उसके अलावा क्या कर रही थी सरकार? कुछ भी। सरकार में हलचल अभी थोड़े दिन मची जब के पाठक आकर के शिक्षा जी, जी, सचिव हुए थे, बिल्कुल, या उसके हुँ, पहले थोड़ी हलचल जब मची थी, जब आपने शराबबंदी का फैसला किया और गली मोहल्ले में घूम घूम कर पुलिस ने आपके लोगों को पकड़ना शुरू किया। इसके हुँ, अलावा कोई पॉजिटिव हलचल, कोई एक छोटी सी हलचल
जरूर सैयद शाहनवाज हुसैन ने की थी, लेकिन वो भी उनका इंडिविजुअल एफर्ट था कि उद्योग मंत्री के तौर पर अपने निजी संबंधों से वो कुछ उद्योग ले आ रहे थे। नहीं तो बिहार में बिल्कुल। कुछ नहीं हो रहा था। बिहार 2010 के, अच्छा 2010 में जो काम शुरू हो गए थे, 2005 से 2010 में जो काम शुरू हो गए थे, वो काम पूर्णता की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। और ये वो समय था जब सारे देश में, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बन रही थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बन रही थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन रहा था, तो एनएचएआई और भारत सरकार के मंत्रालय से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। तो बिहार में भी सड़कों का जाल बिछ गया, बिहार में भी खूब फ्लाईओवर और सड़कें बन गई सारी। तो वो दिखने लगा, उसमें बिहार सरकार का कोई लेना देना नहीं है, मतलब बिहार सरकार ने उसमें चौकीदार की भी भूमिका नहीं निभाई है। तो आपने कोई काम नहीं किया। देखिए, हमको तो सब ध्यान है एकदम कि जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे, नवोदय विद्यालय खोलने के लिए, केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए जमीन मांगी गई और बिहार सरकार ने कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है तो हम दे। तो हम तो कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। न कहीं नया विश्वविद्यालय बन रहा है, न कहीं नए स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, न कोई अस्पताल, इक्का दुक्का अस्पताल पटना में बना, या एम्स इतने दिनों से पास होकर के अटका था, जो अब संजय झा के निजी एफर्ट से बनेगा। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था जिससे लगे कि बिहार आगे की दिशा में बढ़ रहा है, कोई गति है उसकी। देखिए, आपका विकास दर का पैमाना हमारा इतना नीचे है कि उस पर हमारा विकास दर बहुत दिखेगा। अब विकास दर का जो पैमाना है उसी पर होगा, जो आधार वर्ष पर ही तो होगा। विकास दर का आधार वर्ष, जैसे अभी भारत सरकार का भी विकास दर बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि आधार वर्ष कोरोना का है, जब माइनस में इकोनॉमी चली गई थी। तो अब उस आधार वर्ष पर अगर बहुत ही अच्छा विकास दर दिखा दीजिएगा तो उसके कोई मतलब नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में, नंबर्स में, संख्या में क्या है, कितना हम लोग जो जीवीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीडीपी ठीक है, जीडीपी तो अब ये बार बार प्रशांत किशोर चैलेंज देते हैं कि जीडीपी बताए तेजस्वी यादव, किसी दिन जीवीए पूछ दिया तो अलग ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि जीवीए क्या होता है। बिल्कुल ग्रॉस वैल्यू एडिशन है। जीडीपी तो हर जगह का बढ़ेगा ही ना। आप 14 करोड़ आदमी 2 टाइम खाना खाएगा तब भी जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी तो बढ़ ही रही है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या है? हम लोग बिहार में क्या वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं? कोई बिहार में वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, और कोई जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। लोगों की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति उत्पादकता नहीं बढ़ रही है, आप रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन नहीं रुक रहा है। तो सब फ्रेम फ्रीज हो गया। इसलिए फ्रीज हो गया क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अब हम अपने इस समीकरण से चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीतने के लिए हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब उस बीच सरकार चल रही है, कोई काम हो गया तो हो गया, नहीं तो मुख्य काम हो गया है चुनाव जीतना। तो इसी वजह से 2010 में सारी चीजें फ्रीज होकर के रुक गई। ये तो जो पहला पहलू हमने कहा था। बिल्कुल। जो दूसरा आपने कहा, तेजस्वी यादव कहते हैं कि बीजेपी हमसे डरती है, और नीतीश कुमार के यहाँ ये धारणा है कि अगर नीतीश कुमार आज भी तेजस्वी से लड़े तो हरा देंगे। यही दो चीजें, ये 2 चीजें हैं। बिल्कुल। अब इसमें ये बात, जेडीयू के एक बड़े नेता ने परसों हमें कहा कि देखिए, हमारे नेता की छवि ऐसी है कि यदि हमारे नेता आईसीयू में भी रहेंगे और तेजस्वी यादव से लड़ाई होगी तो 250 सीटें आएंगी। ये बात तो ठीक कर रहे हैं, इसमें हम भी आपके उनके बात सहमत हैं, आप भी सहमत। हम लोग कितनी बार ये चर्चा करते हैं। बिल्कुल। जब तेजस्वी और नीतीश कुमार में से चुनना होगा तो लोग जाकर के झक मार करके चुन लेंगे नीतीश कुमार को। भाई, हम लोगों ने कितनी बार सुना है, अलग अलग जगहों पर कई लोगों के बारे में सुना है कि फला जी जरूरी है, फला जी मजबूरी है। तो अब ये मजबूरी हो जाती है नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी की लड़ाई होती है तो मजबूरी हो जाती है कि लोग नीतीश कुमार को चुने। लोग, अभी भी लोगों के मन में भय है, 2005 की यादें हैं, और 2005 का जो वोटर था उसमें अधिकतर लोग अभी भी हैं, वोटर हैं ही उसमें। और उस समय जो नए वोटर बने थे तो अब अपने चरम पर है, 40-50 साल। और ये तो देखिए, तेजस्वी यादव पर लालू यादव का बैगेज है। तेजस्वी यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया कि हाँ, जिससे यह भय पैदा हो कि हाँ, तेजस्वी यादव भी उसी राज के प्रतीक हैं। देखिए, तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, इसलिए यह बैगेज बना हुआ है कि लालू यादव का भय है कि लालू यादव की तरह ही यदि तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए तो क्या होगा। हाँ, तो हिस्ट्री, इतिहास थोड़ा पीछा इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। इतिहास का भूत हमेशा चिपका रहता है और आप उसको बदल भी नहीं सकते। इतिहास कभी नहीं बदल सकते। ये जो लोग बार बार कहते हैं कि इतिहास बदल दिया, इतिहास नहीं बदलता है। बड़े नेता भूगोल बदलते हैं और छोटे छोटे लोग इतिहास बदलने की बात करते हैं। इतिहास नहीं बदलता है। तो अब वो इतिहास है एक लालू यादव का, जो आरजेडी की हिस्ट्री है, जो नहीं बदलती है। और दूसरे, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कास्ट को, सबसे मिलिटेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो जितने भी भले हो जाए, ये बात लोग, जैसे आज हमने पूरे हरियाणा में सुना कि दलित हो, पिछड़ा हो, सबके मन में ये भय था। एक लाइन चली, एक लाइन वहां, एक जुमला चला कि जाटशाही आ जाएगी। तो जाटशाही से कैसे बचना है? तो जाटशाही से बचने के लिए सारे लोग गैर जाट वोट के साथ हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो यादव शाही, यादव राज आ जाएगा, लालू यादव का राज आ जाएगा। खैर, अभी उन्होंने देखा, हम लोगों की राय सलाह मानी। आपके चैनल पर बार बार जो हम लोग कहते रहे कि हरा गमछा लहराना बंद हुआ और वो
लहरिया कट बाइक चलाना बंद हुआ और ये सब चीजें बंद हुई हैं। तो तब भी जी। इमेज बदलने में समय लगता है। हम्म। इमेज बदलने में तभी समय लगता है और सेम इमेज है जो हम लोगों ने अभी हरियाणा, बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले नतीजे आए हैं, बुधवार को वहां नतीजे आए और वो सब ने दिखा। वहां भी लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा जाट खुदा बरोबर। वो बिल्कुल। तो जो है वो वहां भी जाट के बारे में जो इमेज है वो बिहार में यादव के बारे में इमेज है। तो हम्म। उस इमेज को तोड़ना, उस हिस्ट्री से मुक्ति पाना बड़ी टाइम लगेगा। तेजस्वी यादव उसके लिए कोशिश करते रहे तो कामयाबी भी मिल सकती है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि अगर अभी नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव का चुनाव हो तो फिर नीतीश कुमार जीत जाएंगे। ये जी। नीतीश कुमार के अपने चेहरे के का जो प्रताप इकबाल है उतना ही इसमें योगदान उनके जो बद अच्छा बदनाम बुरा जो मुहावरा बोलते हैं उसका है। बदनामी इतनी है आरजेडी की कि उसकी वजह से इनको फायदा हो जाता है बाय डिफॉल्ट। जी। बाय डिफॉल्ट नीतीश कुमार को होता है और बीजेपी कोलेटरल बेनिफिशियरी होती है क्योंकि वो साथ में रहती है नीतीश कुमार के। बिल्कुल। तो ये बात सही है, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन अब ये भी सवाल है कि कितने दिन तक ऐसा होगा। जिस तरह से अभी उनकी सेहत दिख रही है नीतीश कुमार की और जो जो मैसेज है जनता के बीच में, उस मैसेज से पार पाना, अब ये वो जमाना नहीं। हमने पहले भी कहा था कि देंग सियाओपिंग टाइप का चाइना नहीं है कि वो कोमा में है और आईसीयू में है और उनके नाम पर देश चल रहा है। यहाँ लोग जान जाते हैं, सब चीजें पता चल जाती हैं, उसके बाद लोग फिर नहीं देंगे वोट, फिर नया विकल्प खोजेंगे लोग। और अब विकल्प आ भी गया है प्रशांत किशोर का। एक ये बड़ी चुनौती हो गई है तेजस्वी यादव की। अगर ये विकल्प नहीं होता और नीतीश कुमार की सेहत ऐसी डिटोरिएट हो रही होती तब हो सकता था कि तेजस्वी को फायदा हो जाता, नया चेहरा होने का, यंग होने का। प्रशांत किशोर के रहते वो फायदा नहीं होगा क्योंकि अगर मोह भंग होता है जेडीयू बीजेपी से, लोग एनडीए को छोड़ते हैं तो वो आरजेडी की तरफ जाने के बजाय प्रशांत किशोर की तरफ जाएंगे। हालांकि इस वोट बंटने का बाय डिफॉल्ट कुछ फायदा तेजस्वी को मिले तो वो अलग बात है, लेकिन इनका वोट टूट करके उधर नहीं जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि बीजेपी वर्सेज आरजेडी हो तब क्या होगा। क्या सचमुच तेजस्वी यादव और लालू यादव से बीजेपी डरती है? बिल्कुल, बड़ा सवाल। ये एक मिथक है। ये मिथक है और खुद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, अपने वोट को एकजुट रखने के लिए, गोलबंद करने के लिए ये बात हमेशा कही जाती है। ये बात उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, यही बात झारखंड में जेएमएम के लोग कहते हैं, यही बात बिहार में आरजेडी के लोग कहते हैं कि आरजेडी की लालू यादव से बीजेपी डरती है या मुलायम सिंह से बीजेपी डरती थी या शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन से बीजेपी डरती है। वो अलग चीज है, वो ऐसा ये मिथक है, इसमें सच्चाई नहीं है। अगर बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला तो बीजेपी को फायदा, बीजेपी को अब इसको इस तरह से समझिए कि नीतीश कुमार उस समय कहां होंगे। अगर नीतीश कुमार रहते हैं तो नीतीश कुमार ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। अगर नीतीश कुमार सीन से हट गए और तब मुकाबला बीजेपी वर्सेज आरजेडी का हुआ तो आरजेडी अपना कोई बढ़त उसको नहीं मिलनी है, आरजेडी अपनी बढ़त गंवा देगी, फिर फायदा बीजेपी को होना है क्योंकि फिर नीतीश कुमार का वोट जो है वो बीजेपी के साथ जाएगा। वो वोटर चूंकि नीतीश कुमार से भी ज्यादा मजबूती से बीजेपी जंगल राज की याद दिलाती है, उससे लड़ने की बात करती है। बिहार के लोगों और नीतीश कुमार तो कभी उधर चले भी जाते हैं, कभी इधर चले भी आते हैं, इसलिए वह भी पैकेज उनके साथ। तो एंटी लालू जो वोट होगा, एंटी आरजेडी जो वोट होगा, फिर वो बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन ये इसमें ये फिर बड़ा यक्ष प्रश्न है कि नीतीश कुमार तब कहां होंगे। नीतीश कुमार अगर चले गए लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, तो फिर पलड़ा उधर झुका देंगे जो हम लोग बार बार कहते हैं। फिर बीजेपी हार जाएगी, फिर बीजेपी नहीं जीत सकती है नीतीश कुमार के उधर। हमको लगता है कि बीजेपी ने इस बात को समझ लिया है, इसीलिए किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ रखना है। ये बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को अपने साथ रखना है और इस बार बीजेपी कोई जोखिम नहीं ले रही है। इस बार उसने नीतीश कुमार के ऊपर नहीं छोड़ा हुआ है कि वो क्या डिसीजन करेंगे। इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के आसपास ऐसी घेराबंदी कर दी है कि वो जो भी डिसीजन हो वो बीजेपी के हिसाब का डिसीजन। बड़ी जिम्मेदारी से हम ये बात कर रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की भी पार्टी एक हद तक अभी बीजेपी चला रही है। जैसे एक समय ऐसा था जब तीनों पार्टियां नीतीश कुमार चलाते थे, बिहार की सारी पार्टियां नीतीश कुमार चलाते थे। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी बीजेपी चला रही है। जी, अब ये स्थिति आ गई। मैंने कल ही देखा अजीत जी, बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी। कुछ निर्णयों के बारे में मैंने उनसे समझा कि यह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है या क्या होने जा रहा है, और हमने शाम होते होते देखा कि वो निर्णय हो भी गया। मतलब यह बात है कि बीजेपी की छाप है। और देखिए, ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बैठ गई है नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की, क्योंकि सम्राट चौधरी और अमित शाह की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो यह देखिए, यह छाप दिखाई पड़ रही है। और देखिए, बीजेपी वाले कहते हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, कि बीजेपी को बिहार को लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है।
बिहार जिस स्थिति में है रहे। देखिए, बिहार में जेडीयू के जो 12 सांसद हैं, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक और, एक बार और, उस हो सकता है उस दौरान भी परिवर्तन हो जाए, तो हम क्यों छेड़े और क्यों सामाजिक, जो आप कह रहे हैं, जो सामाजिक समीकरण नीतीश कुमार ने बना लिया, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, हाँ, तो नीतीश कुमार को छेड़ने के मूड में बीजेपी नहीं लगती है कि जो बिहार का होना है वो होगा, एक राज्य रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को नहीं छेड़ना है। हाँ, तो इसलिए वो सोच लिया है कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं जाने देना है। और जी, नहीं जाने देने का एक ही तरीका था कि नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह से, नीतीश कुमार के आसपास इस तरह से फोर्टिफाई किया जाए अपनी पोजीशन को कि वो स्वतंत्र रूप से कोई डिसीजन न कर सके। लेकिन बिल्कुल, इसके बावजूद कर लेते, अगर नीतीश कुमार अपनी सेहत में होते, नीतीश कुमार अपने, जो हम बार बार कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द माइंड में होते, बेस्ट ऑफ द हेल्थ में होते, तो वो अपने हिसाब से करते, फिर उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता था। जी, लेकिन आज ऐसी स्थिति दिख रही है कि उनके फैसले हमेशा अपनी मर्जी के नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल। वो ये व्यवस्था बीजेपी ने कर दी है कि फैसले उसके हिसाब से हो, या नहीं, कम एक से और कम। चीज देखिए, उम्र का ही परिणाम देखिए, मुझे आश्चर्य हुआ। और देखिए, नीतीश कुमार को यह सुनना चाहिए और समझना चाहिए कितनी लेट लतीफी है कि रतन टाटा का कल रात को निधन हुआ। सारे बड़े नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त कर दिया। जब मैं सुबह ऑफिस की मीटिंग कर रहा था तो मुझे बताया गया कि बिहार के फला फला नेताओं ने एक्स हैंडल पर लिखा है। हमने कहा नीतीश कुमार ने भी लिखा होगा भाई। तो मालूम हुआ नीतीश कुमार की शोक संवेदना अब तक जारी ही नहीं हुई है। बताइए, सोचिए। और मीटिंग के बाद तो सोचिए, आप सोचिए किस तरीके की लेट लतीफी है और किस तरीके की निर्भरता है। तेजस्वी यादव ने शोक संवेदना जाहिर कर दिया, तमाम नेताओं ने शोक संवेदना जाहिर कर दी। और इसमें क्या था जिसमें आपको नीतीश कुमार से पूछने की जरूरत होती कि हाँ रात को चले गए सोने। हाँ, तो ये तो एक फॉर्मेट बना हुआ है, आप जितना कुछ अच्छा लिख सकते थे लिख देते। तो ये तो परिणाम दिखाई पड़ रहा है, जो उनकी सेहत खराब हुई है, जो निर्णय लेने की क्षमता में कमी दिखाई पड़ रही है, इसका असर साफ साफ दिखता है। जी जी, हाँ, हाँ, तो वही हम कह रहे थे कि आप वो अपने डिसीजन अपने, और ये इस तरह की व्यवस्था वहां बन गई है कि रूटीन बिल्कुल। का काम हो खाली। अच्छा, रूटीन के हम्म, काम में भी देखिए, तो रूटीन का ही काम था शोक संदेश जारी करना। ये कल हम्म, रात में ही जारी हो जाना चाहिए था, जैसे तमाम बिल्कुल। राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, सबके रात ही संवेदना जारी हो गई। सब अखबारों जी। में भी छप गया, सबके ट्विटर हैंडल पर भी है, सब जगह सब रात में ही चले गया था। तो हम्म, ये रूटीन का काम है, ये भी डिले हो रहा है। तो अब सोचिए कि जो बड़ा डिसीजन है वो कैसे होगा, कोई बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन होगा वो कैसे होगा, जो राजनीतिक फैसले हैं वो सब कैसे होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल जेडीयू को लेकर के है, और इसमें कुछ संभावना आरजेडी के लोग देख रहे होंगे। लेकिन हम्म, अब उस संभावना में जो में एक नुकसान ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी अब आ गए एक फोर्स के तौर पर, और हम्म, बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार को साथ लेकर के चलना चाह रही है। अगर ये हम्म, स्थिति रहती है, नीतीश कुमार की सेहत अभी जैसी है ऐसी भी रहती है, तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है कि उनका चेहरा दिखा करके चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि बीजेपी को पता है, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, कि नीतीश कुमार का चेहरा दिखता रहे, और उसके मुकाबले अगर तेजस्वी यादव की बात आएगी तो नीतीश कुमार फिर बाजी मार लेंगे, उसमें इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम्म, बीजेपी अगर टेक ओवर करती है, बीजेपी अगर डायरेक्ट मुकाबला आरजेडी से बनाना चाहती है, तो बीजेपी की ये कोशिश होगी कि वो नीतीश कुमार की ब्लेसिंग से हो, नीतीश कुमार की सहमति से हो, उनकी मर्जी से हो, उनकी बैकिंग से हो, वो इसका समर्थन बिल्कुल। करते रहे, तभी हो। ये बात ध्यान रखने की हम्म, है। वो बीजेपी अब ये नहीं रिस्क लेगी कि अब अकेले फिर से जाए, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार चले गए आरजेडी के साथ, तो पलड़ा उधर झुक जाएगा। फिर वो हम्म, फिर वो पिछड़ा का जो गोल अभी जो बटा हुआ है, पिछड़ा और अति पिछड़ा, और पिछड़ों में से भी लॉ कुछ नीतीश कुमार के साथ है, वो समीकरण फिर नया बन जाएगा। फिर पिछड़ों की गोलबंदी एक तरफ हो जाएगी, 2015 टाइप से हो जाएगा। जी, ये चीज बीजेपी के अब ध्यान में है, इसलिए वो बीजेपी अब कोई गलती नहीं दोहराना चाह रही है। और 2014 की तरह अब हालात भी नहीं है कि वो चले जाए अकेले चुनाव लड़ने। बीजेपी के लिए हम्म, आपने ठीक कहा कि असेंबली या बिहार विधानसभा, बिहार की सरकार कोई बहुत ज्यादा हाँ, मैटर नहीं करती उसको। नहीं मत बोलना है। लोकसभा चुनाव में जो एमपीज हैं वो मैटर करते हैं, बिहार में 40 जी, एमपी है, वो मैटर करते हैं। हम्म। तो और सारा ताना बाना उसी के लिए बुन रहा है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि यदि हमने जेडीयू को छेड़ने की कोशिश की, उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार को मौका मिल जाएगा और फिर वे लालू यादव के साथ चले जाएंगे बिल्कुल, और फिर बिहार पूरे तौर पर हाथ से निकल हाथ से जाएगा। निकल जाएगा, फिर हाथ से निकल जाएगा, और फिर वो स्थिति लोकसभा में भी हो सकती है, लोकसभा में भी जी, आगे नुकसान हो सकता है उसका। हम्म, हम्म, देखिए, ये अभी कई जो आप जोरन जिनको बोलते हैं, उन पार्टियों का कोई हम्म, ज्यादा मतलब नहीं है जब समीकरण बन जाता है। तो जब जी, अलायंस बन जाता है, एनडीए वर्सेज, पहले यूपीए था, महागठबंधन था, अब इंडिया ब्लॉक है, जब इस तरह का गठबंधन बन जाता है तो फिर इन पार्टियों की ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती।
और देखिए जी जब समीकरण जब ऐसा बनता है एनडीए का और में जेडीयू और बीजेपी का, तो चिराग पासवान पिछली बार साथ में नहीं थे, तब भी सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, जी नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। बिल्कुल 2010 में भी नहीं थे, 2010 में भी रामविलास पासवान अपने पीक पर थे, राजनीति उनकी काफी फल फूल रही थी, तभी वो आरजेडी के साथ थे और नहीं रोक सके जेडीयू और बीजेपी को। तो जेडीयू बीजेपी का साथ रहना जरूरी है। ये समीकरण बना था 2010 में, जब उसी समय नीतीश कुमार के मन में ये भाव आया था, भ्रम हुआ था कि अब न हमको लालू यादव हरा सकते हैं, न हमको रामविलास पासवान हरा सकते हैं, अब हमारा समीकरण बन गया है। तो वो उस समीकरण, उसी के बाद उन्होंने काम धंधा बंद कर दिया, डेवलपमेंट का काम बिहार में रुक गया था, नए आइडियाज पर काम होने बंद हो गए और सिर्फ राजनीतिक फॉर्मूले पर काम होता था। तो अब वो राजनीतिक फॉर्मूला भी नीतीश कुमार बनाने की स्थिति में नहीं है, नीतीश कुमार उस फॉर्मूले को डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है। अब बीजेपी के हिसाब से वो फॉर्मूला बनेगा, उसमें नीतीश कुमार को एक बनाया जाएगा प्रथम पूज्य देवता की तरह, वो बैठे रहेंगे, उनकी मूर्ति होगी और उसके बाद काम धंधा चलेगा उसी हिसाब से। अब बीजेपी उनको नहीं जाने देगी, और वो भी का मतलब वो तो प्रॉक्सी, अब उनके आसपास जो प्रॉक्सी काम कर रहे हैं वो लोग भी उनको कहीं नहीं जाने देंगे। तो ये अब समीकरण ऐसा बन गया है। तेजस्वी यादव के लिए चुनौतियां कहां तो लग रहा था कि कम हो जाएंगी, अब मौका आ रहा है, नीतीश कुमार का टाइम खत्म हो रहा है, तो शायद उनका टाइम आए। हम बार बार कहते हैं अभी भी उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, वो युवराज हैं तो युवराज लोग महाराज बनते हैं किसी ना किसी दिन, सब जगह लोग बनते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। लेकिन अभी एक नई चुनौती प्रशांत किशोर ने कर दी, और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी ने देखिए ना, आपने प्रशांत किशोर की बात करी, देखिए नए नए प्रयोग हो रहे हैं। आज ही सुबह मुझे कोई बता रहा था कि प्रशांत किशोर की टीम में कोई रोनाल्ड है कि डोनाल्ड है, हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, वे बुलाए गए हैं और पिछले 1 साल से हैं, और वे पूरे बिहार में जन सुराज लीग क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमने कहा था कि गांव में टीमें बनाई जा रही है, और लक्ष्य ये है कि अगले 6 महीने में जन सुराज लीग में जो विभिन्न टीमें होगी, फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, क्रिकेट की, उनसे 10 लाख युवाओं को जोड़ लें। और अब तक वह संख्या बताई जा रही थी कल रात तक कि 1 लाख से अधिक लोग जुड़े जा चुके हैं। तो ये नए नए प्रयोग हो रहे हैं और ये चुनौतियां हैं, क्योंकि जब खेल के मैदान पर लोग होते हैं तो फिर जाति की बात नहीं करते, नहीं होती है ना। क्रिकेट टीम में और फुटबॉल की टीम में थोड़ा जाति की बात होती है, वहां तो टीम की बात होती है। वो टीम स्पिरिट ही, खेल के लिए तो सबसे बड़ी जरूरी चीज टीम स्पिरिट ही है, और खिलाड़ी तो टीम स्पिरिट से काम करता है। तो वो एक प्रयोग हो गया, वो एक चुनौती हो गया प्रशांत किशोर। और बीजेपी जो आरजेडी के मन में जो हमेशा लगा रहता है कि नीतीश कुमार फिर आएंगे, अभी भी देखिए, अभी भी रोज आरजेडी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार फिर आशीर्वाद दे सकते हैं, नीतीश कुमार फिर आ सकते हैं। अब वो उम्मीद शायद नहीं पूरी हो, क्योंकि जो जमीनी हालात हैं, जितने प्रयोग हुए हैं, वो सब प्रयोग करने के बाद बीजेपी ने समझ लिया है कि नीतीश कुमार का चेहरा उदाहरण है ना कि आने का इंतजार कैसे किया जाता है। देखिए केस ईडी के पास चला गया, लेकिन आरजेडी ने चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव, किसी की शिकायत नहीं की विधानसभा अध्यक्ष के पास, क्योंकि लगता था पता नहीं चाचा कब लौट जाएं, तो फिर इनके खिलाफ शिकायत, इनके खिलाफ शिकायत क्या करनी है। तो खैर चलिए, वो नहीं होगा, अब वो भी नहीं होगा, क्योंकि जो जितने प्रयोग हुए हैं और जमीनी हालात, फीडबैक जो बीजेपी का है, उससे बीजेपी को अब समझ में आ गया है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को बिठा के रखना है, उनका चेहरा आगे दिखाना है, और उनसे सत्ता का ट्रांसफर जो है वो बड़े स्मूथ तरीके से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ लेना है, उनकी सहमति से करना है, जबरदस्ती करके नहीं करना है। ये बात बीजेपी ने समझ ली है, इसीलिए अब नीतीश कुमार को उधर जाने का रास्ता भी लगभग बंद हो गया है। चलिए, तो जाने का रास्ता बंद हो गया है। और देखिए, नीतीश कुमार के बारे में आज हमने समझा कि कैसे वे संघर्ष बाबू थे, कैसे सुशासन बाबू, कैसे समीकरण बाबू, और आगे क्या चुनौतियां हैं, आगे क्या भविष्य है। देखिए, तेजस्वी यादव लड़ेंगे तो क्या होगा, प्रशांत किशोर आ रहे हैं तो क्या होगा। तो बिहार की बात हम करते रहेंगे, बिहार की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।